नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना एसके सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एआई पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तंदुरुस्त होंगे और अपने इम्तिहान की इस घड़ी में अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ अध्ययनरत होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय वस्तु है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से रिवीजन किया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखें और समझें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्द से जल्द देखें। तो चलिए आज का हमारा पार्ट 3 का शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1905 से 1919 के बीच का उग्रवादी काल। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा सिलेबस कुछ इस तरह है। पहला, 1905 की शुरुआत और बंगाल विभाजन। दूसरा, उग्रवादी नेता और उनकी विचारधारा। तीसरा, आंदोलन के काम करने के तरीके। चौथा, कुछ प्रमुख घटनाएं और संगठन। और आखिर में इस दौर की सीमाएं और निष्कर्ष। तो शुरू करें। भाग 1, शुरुआत और बंगाल विभाजन। आप जानते हैं, इतिहास में कोई भी बड़ा भूचाल बिना किसी चिंगारी के नहीं आता, और वो चिंगारी थी 1905। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस उथल-पुथल भरे दौर का टाइमलाइन। 1905 का बंगाल विभाजन वो शुरुआती बिंदु था जहां से जन आक्रोश भड़का। फिर 1907 में हम देखते हैं सूरत विभाजन, जहां कांग्रेस के भीतर ही भयंकर वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आ गए। और इसके बाद 1914 से 1918 तक का वो दौर, यानी प्रथम विश्व युद्ध, जिसने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी आज़ादी की मांग को एक नई दिशा दे दी। तो हुआ क्या था 1905 में? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। अब कर्जन ने दुनिया के सामने तर्क क्या दिया? उसने कहा, भाई बंगाल बहुत बड़ा है, ये तो सिर्फ एक प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जा रहा है। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत थी अंग्रेजों की वही पुरानी और चालाक नीति, फूट डालो और राज करो। उनका असली मकसद हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बड़ी दरार पैदा करके इस उभरते हुए राष्ट्रवाद को कुचलना था। लेकिन पता है क्या हुआ? दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। इस एक कदम से पूरे देश में विरोध की एक ऐसी सुनामी उठी जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई, उग्र और बेहद शक्तिशाली दिशा दे दी। भाग 2, उग्रवादी नेता और विचारधारा, यानी लाल बाल पाल का ऐतिहासिक उदय। देखिए, जब नरमपंथियों की प्रार्थना, शांतिपूर्ण अपीलों और याचिकाओं से ब्रिटिश सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी ना, तब मंच पर एंट्री होती है एक नए नेतृत्व की। ये नेतृत्व आक्रामक था, बिल्कुल स्पष्ट था, और अब इन्हें सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं बल्कि अपना पूरा अधिकार चाहिए था। इस सोच को सबसे ज्यादा ऊर्जा दी बाल गंगाधर तिलक के इस ऐतिहासिक उद्घोष ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस पूरे युग की धड़कन थी। इस एक लाइन ने पूरे देश के युवाओं के दिमाग में ये बात फिट कर दी कि हमें अंग्रेजों से कोई भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। इस नई दमदार विचारधारा के सूत्रधार मुख्य रूप से 3 महान नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें आज भी हम बहुत सम्मान से लाल बाल पाल कहते हैं। इनका विजन शीशे की तरह साफ था। पहला, उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्वराज यानी पूर्ण स्वशासन चाहिए था। दूसरा, अब वो बंद कमरों में बैठकर नीतियां नहीं बनाते थे, बल्कि सड़कों पर उतरकर ब्रिटिश शासन का खुला और आक्रामक विरोध करते थे। उन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता को जगाया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इस आंदोलन को सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की बपोती नहीं रहने दिया, बल्कि इसमें आम जनता को भी जोड़ लिया। भाग 3, आंदोलन के प्रमुख तरीके, यानी याचिकाओं का दौर खत्म और सीधी कार्रवाई शुरू। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि काम करने का तरीका कैसे बदला। अब कागजों पर लिखी याचिकाओं का समय जा चुका था। उग्रवादियों की रणनीति मुख्य रूप से 2 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिकी थी, स्वदेशी और बहिष्कार। आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। स्वदेशी का मतलब था अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना, अपने उद्योगों को खड़ा करना, और बहिष्कार का मतलब था हर उस चीज को उठाकर फेंक देना जो विदेशी है, जो ब्रिटिश है। सिंपल सी बात है, जब आप विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे तभी तो स्वदेशी को अपनाएंगे, है ना? इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। अब जरा सोचिए कि आम जनता ने सड़कों पर उतरकर इसे लागू कैसे किया होगा। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया ताकि हमारे युवाओं को अंग्रेजी प्रभाव से बचाया जा सके।
दूसरी तरफ देश के कोने-कोने में विशाल सार्वजनिक बैठकें और प्रदर्शन होने लगे और इसका सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा तब दिखता था जब लोग चौराहों पर इकट्ठा होकर विदेशी कपड़ों की होली जलाते थे। और दोस्तों, ये सिर्फ कपड़े जलाना नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत के प्रति अपने मन के डर को जलाकर खाक कर देना था। भाग 4 प्रमुख घटनाएं और संगठन। संघर्ष अब और तेज हो रहा था। जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा, रास्ते में कई बड़े ऐतिहासिक मोड़ आए। 1907 में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई, सूरत विभाजन। काम करने के तरीकों को लेकर कांग्रेस के अंदर ही मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नरमपंथी और उग्रवादी गुट बिल्कुल अलग हो गए। फिर आया प्रथम विश्व युद्ध। युद्ध के दौरान भारतीयों ने इस उम्मीद में अंग्रेजों का साथ दिया कि शायद इसके बदले भारत को आज़ादी या कुछ बड़े सुधार मिल जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों की फितरत कहाँ बदलने वाली थी। युद्ध के बाद उन्होंने फिर धोखा दिया और सहयोग के बदले हमें सिर्फ निराशा मिली। और इसी विश्वासघात ने हमारे राष्ट्रवादियों के अंदर की आग को और भड़का दिया। इसी भयंकर निराशा और ब्रिटिश सरकार के दमन की वजह से एक बिल्कुल नया रास्ता खुला, सशस्त्र क्रांति का रास्ता। अब पूरे भारत में और यहाँ तक कि भारत के बाहर भी गुप्त संगठन बनने लगे। बंगाल में अनुशीलन समिति और विदेशों में गदल पार्टी जैसे संगठनों ने ये ठान लिया था कि अंग्रेजों की इस लाठी का जवाब अब बल से ही दिया जाएगा। हजारों की संख्या में युवा इस सशस्त्र संघर्ष से जुड़ गए। बम, हथियार और क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों पर सीधे हमले, ये सब रणनीति का हिस्सा बन गए। ये एक बहुत ही उग्र लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई थी, जिसने सच में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। भाग 5 सीमाएं, विशेषताएं और निष्कर्ष। आइए देखते हैं कि इस युग की असली विरासत क्या रही। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बड़े आंदोलन की तरह इस चरण की भी अपनी कुछ कमियां थीं। देखिए, इस आंदोलन में जोश की या ऊर्जा की रत्ती भर की भी कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ हमारी अपनी आपसी फूट से। नर्मपंथियों और उग्रवादियों के बीच एकता की बहुत भारी कमी रही और अंग्रेजों ने इसी का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की और प्रेस पर ऐसा सख्त पहरा लगा दिया कि कोई आवाज न उठा सके। जोश तो बहुत था, लेकिन पूरे देश को एक साथ एक ही दिशा में ले जाने वाली किसी स्पष्ट राष्ट्रीय रणनीति की उस वक्त कमी रह गई। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद इस काल की जो विरासत है ना, वो अनमोल है। इस दौर ने पहली बार आज़ादी की लड़ाई को आम जनता तक पहुंचाया। अब ये सिर्फ कोट पैंट पहनने वाले पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन नहीं रह गया था। इसने स्वराज की मांग को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। हमारे युवाओं और छात्रों ने जिस तूफानी ऊर्जा के साथ इसमें हिस्सा लिया, उसने पूरे देश की रगों में राष्ट्रवाद दौड़ा दिया। और सबसे बड़ी बात, इस उग्रवादी चरण ने लोगों के अंदर वो जागरूकता और वो मजबूत नींव तैयार कर दी जिस पर आगे चलकर महात्मा गांधी ने अपना विशाल जन आंदोलन खड़ा किया। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, अगर 1905 से 1919 का ये उग्रवादी चरण नहीं आता, तो क्या 1947 की आज़ादी की नींव इतनी मजबूत हो पाती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर इस वीडियो का फाइनल PDF चाहिए तो कमेंट में PDF जरूर लिखें। धन्यवाद।